तो आज का हमारा टॉपिक है हेमेटिनिक्स। ठीक है, ध्यान से समझना है आपने ये। ठीक है, हेमेटिनिक्स क्या होते हैं, पहले तो जो वर्ड है ना इसको ब्रेक कर दो। हेमेटिनिक्स, हेम मतलब होता है ब्लड, हेम मतलब होता है आयरन। हेम को कंबाइंड फॉर्म में ब्लड बोल देते हैं क्योंकि हेम आयरन से ही ब्लड बनता है आगे। ठीक है, तो हेम आयरन को बोल देते हैं। टिनिक्स का मतलब है टॉनिक। ऐसे टॉनिक्स, ऐसे एजेंट्स जो हमारी बॉडी में अगर आप लेते हो उनको, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करते हैं, मतलब ब्लड की जो फॉर्मेशन है वो इंक्रीज कर देते हैं। अगर आपको अनीमिया है, अनीमिया होता है खून की कमी, ब्लड की कमी। ठीक है, वो किसी भी रीजन से हो सकती है। शायद आप में विटामिन B12 की कमी हो, फॉलिक एसिड की कमी हो, आयरन की कमी हो, क्योंकि आयरन, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं जब हमारी बॉडी में ब्लड बनता है, हीमोग्लोबिन जब बनता है। तो ड्यूरिंग वो प्रोसेस ये तीनों जो है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन, ये तीनों उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। अगर इनमें से किसी की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो ब्लड बन रहा है रेगुलर बेसिस पे, जो जो ब्लड बन रहा है वो बनना कम हो जाएगा। उससे क्या हो जाएगा, आपको अनीमिया, आप अनीमिक हो जाएंगे, आप में खून की कमी हो जाएगी, आप में ब्लड की कमी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे केसेस में, ऐसी प्रॉब्लम्स में जो डॉक्टर्स हैं वो हमें प्रिस्क्राइब करते हैं हेमेटिनिक्स। हेमेटिनिक्स मतलब ऐसे एजेंट्स, ऐसे टॉनिक्स जो हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जो ब्लड की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट है पॉइंट, दीज आर द एजेंट्स यूज फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टू ट्रीट वेरियस टाइप्स ऑफ अनीमिया। अब अनीमिया जो है इनकी भी बहुत सारी टाइप्स हैं। क्यों? क्योंकि कोई किसी में आयरन की कमी होती है तो भी अनीमिया हो जाता है, अगर किसी में विटामिन B12 की कमी है तो भी अनीमिया हो जाएगा, फॉलिक एसिड की कमी है तो भी अनीमिया हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो भी अनीमिया हो जाएगा। तो ये सारे केसेस में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनीमिया में जो एजेंट हम यूज करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड के लिए, तो उनको क्या बोलते हैं, हेमेटिनिक्स। ठीक है, ये दीज इंक्लूड, इसमें होता क्या क्या है, इसमें आयरन होता है, विटामिन B12 होता है एंड फॉलिक एसिड होता है, क्योंकि ये तीनों ही मेजरली इन्वॉल्व होते हैं जब बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है। तो हेमेटिनिक्स क्या होते हैं, जिनमें आयरन हो, विटामिन B12 हो एंड फॉलिक एसिड हो। ये तीनों एजेंट जो है इसमें होते हैं हेमेटिनिक्स में। हेमेटिनिक्स क्या होते हैं, जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है anemia occurs when the balance between production and destruction of RBC is disturbed due to blood loss, acute और chronic। सबसे पहले तो acute और chronic क्या होता है, acute होता है बेटे थोड़ा सा, अगर कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम है, अगर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो उसको अक्यूट बोलते हैं। अगर वो प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है बढ़ गई है, उसको क्रोनिक बोल देते हैं। ठीक है, तो अनीमिया कब होता है, अनीमिया अकर्स when the balance between production and destruction of RBC is disturbed, ठीक है, due to blood loss। अब मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ड्यूरिंग एक्सीडेंटल केस ब्लड लॉस बहुत बढ़ जाता है, ब्लड जो है बहुत लॉस हो चुका है, तो हमारी बॉडी में उतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही जितना आरबीसी का लॉस हो गया। आरबीसी क्या होते हैं, रेड ब्लड कार्पसल्स। आरबीसी, ब्लड सेल्स को आरबीसी बोलते हैं, ब्लड में जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे उनको आरबीसी बोलते हैं। ठीक है, जब हमारा ब्लड लॉस होता है तो आरबीसी जो है वो बाहर आ जाते हैं, उनका लॉस हो जाता है। पर हमारी बॉडी में हर 3 महीने बाद, हर 3 मंथ के बाद नया ब्लड बनता है। ठीक है, जो पुराने आरबीसी होते हैं वो ब्रेक करते हैं और न्यू आरबीसी फॉर्म होते हैं। बट जब किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो किसी की सर्जरी हुई है, कोई उसका एक्सीडेंट हो गया है, उस केसेस में कभी कभी क्या होता है, ब्लड लॉस इतना ज्यादा हो जाता है कि उतनी अमाउंट में बन नहीं पाता बॉडी में। उस केसेस में भी अनीमिया हो जाता है। कि कैसे हो जाता है अनीमिया, जब इम्बैलेंस हो जाए, क्या हो जाए, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है और डिस्ट्रक्शन आरबीसी का बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब दोनों प्रोसेस इम्बैलेंस हो गए ना। इससे क्या होता है, ब्लड लॉस होने से बंदे को अनीमिया हो जाता है। वो अक्यूट भी हो सकता है। ठीक है, अगर अगर थोड़ा सा ब्लड लॉस हुआ है तो अक्यूट होगा, अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है तो डेथ भी हो सकती है बंदे की, उसको बोलते हैं क्रोनिक अनीमिया। ठीक है, क्रोनिक अनीमियस। ठीक है, और या फिर क्यों हो जाता है, impaired red cell formation that cause decreased capacity of RBCs to carry oxygen to tissue। ठीक है,
इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन है, जो आरबीसी है, आरबी ब्लड के अंदर आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनके अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है इसी को ही ब्लड भी कह देते हैं। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है इसकी क्या कैपेसिटी होती है, आरबी ब्लड क्या करता है हमारी बॉडी में, जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो लंग्स में जाती है ऑक्सीजन, लंग्स से होते हुए हमारे ब्लड में जाती है ऑक्सीजन। जो ब्लड है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और कन्वर्ट इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और कन्वर्ट इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है दैट गोज टू सेल्स, वो सेल के पास जाता है, वहां पे जाके वो सेल्स को वो ऑक्सीजन ट्रांसफर कर देता है, और हीमोग्लोबिन जो है उससे ऑक्सीजन ब्रेक करती है, और सेल जो है वो ऑक्सीजन ले लेते हैं और उस ऑक्सीजन को वो यूज करते हैं अपनी एनर्जी के लिए, और जो हमारा ब्लड है वो दोबारा रिटर्न हो जाता है लंग्स के पास। ऐसे वो बार बार ऑक्सीजन लेके जाता रहता है। ठीक है, तो अनीमिया जो है ऐसे भी हो जाता है, अगर अगर मान लो आप में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे। ठीक है, जितनी ऑक्सीजन आपके सेल को जानी चाहिए, टिश्यूज को जानी चाहिए, वो ऑक्सीजन जा ही नहीं रही। ठीक है, इससे क्या होता है, रेड सेल impaired red cell formation that cause decrease capacity of RBCs to carry oxygen to tissue। अगर आपको अनीमिया हो गया, अनीमिया होने से क्या होएगा, आप में खून की कमी होगी, खून की कमी होने से आप में क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, रेड ब्लड सेल्स की कमी होने से हीमोग्लोबिन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होने से जो आप ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं अपने अंदर वो सेल्स तक नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है उसी ने तो ऑक्सीजन कैरी करनी थी, वो है नहीं, वो कम हो गया आपने। तो क्या होएगा, आपकी बॉडी की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ऐसे केसेस में जो आपके सेल्स हैं वो वेट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन आएगी, हीमोग्लोबिन लेके आएगा ऑक्सीजन, बट उनको ऑक्सीजन पहुंचती नहीं है, तो वो भी डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो अनीमियाज में क्या हो जाता है, impaired, अगर एनीमिया हो जाता है, impaired red cell formation that cause decreased RBCs to carry oxygen to tissues। ठीक है, ये कहने का मतलब है इनका। नेक्स्ट है, impaired red cell formation occurs due to deficiency of essential factors that is iron, vitamin B12 and folic acid। इसका मतलब क्या है कि चलो मान लिया अनीमिया हो गया, होया क्यों अनीमिया, क्यों होता है अनीमिया। ठीक है, क्यों हमारी बॉडी में जो रेड सेल की फॉर्मेशन है वो इम्पेयर्ड हो गई है, क्यों नहीं वो प्रॉपर हो रही। ठीक है, हर बॉडी का ये मैकेनिज्म है कि अगर हमें जरूरत है रेड सेल्स की तो वो फॉर्म होने चाहिए। ठीक है, तो क्यों नहीं हो रहे वो, इसलिए नहीं होते क्योंकि हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है इसेंशियल फैक्टर्स की। इसेंशियल फैक्टर्स क्या होती हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर, इसेंशियल होता है बहुत जरूरी, ऐसे फैक्टर जो ब्लड बनाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, अगर उन फैक्टर्स की कमी हो गई तो रेड सेल फॉर्मेशन जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, रेड सेल फॉर्मेशन नहीं होती। कौन कौन से इसेंशियल फैक्टर्स हैं, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है आयरन, आपकी बॉडी में आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आप में आयरन की कमी है तो ये मान के चलिए आपके आप में आपको अनीमिया है, आप में ब्लड भी नहीं बनेगा और ब्लड की भी कमी हो जाएगी। सेकंड फैक्टर है विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 बी कम्प्लेक्स का ये पार्ट होता है। विटामिन B12 जो होता है ये भी जब हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनता है उस प्रोसेस में विटामिन B12 जो है वो इन्वॉल्व होता है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 की कमी है, इफ यू डेफिशिएंट टू विटामिन B12, तो भी आप अनीमिक हैं क्योंकि आप में ब्लड नहीं बनेगा। ठीक है, थर्ड है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो है ये भी इन्वॉल्व होता है आयरन की प्रोसेस, ब्लड की प्रोसेस में, हीमोग्लोबिन की प्रोसेस में। अगर हीमोग्लोबिन जब बनता है तो फॉलिक एसिड जो है उस रिएक्शन में, हमारी बॉडी में जो रिएक्शन चलती हैं उसमें फॉलिक एसिड भी इन्वॉल्व होता है। अगर फॉलिक एसिड की कमी होगी आप में तो मान के चलिए कि आपको अनीमिया होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, क्योंकि इसेंशियल फैक्टर था फॉलिक एसिड वो है नहीं, तो बॉडी ये सेंड करेगी, बॉडी कहेगी मेरे पास फॉलिक एसिड नहीं है तो मैं हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रही। ठीक है, नेक्स्ट है बोन मैरो डिप्रेशन।
बोन मैरो डिप्रेशन बहुत आपने बहुत सुना होगा। बोन मैरो होता क्या है? बोन मैरो बेटे, बोन मैरो जो है दैट प्रेजेंट इन द बॉन्स, ये बॉन्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो हमारे अंदर हड्डियां है ना, बॉन्स, उसमें प्रेजेंट होता है। वे ये लॉन्ग इलोंगेटेड फॉर्म, जैसे जैसे बहुत लंबी इसकी शेप होती है, आप गूगल पे देखना, ठीक है। इसको बोन मैरो कहते हैं। हमारी बॉडी में जितना भी ये स्टेम सेल्स हैं, ये हमारी बॉडी के हीमोग्लोबिन हैं, ठीक है, वो ये सारे इसलिए बनते हैं कि बोन मैरो जो है इसी से ही मैसेज कन्वे होते हैं, यही जो सारा प्रोसेस है उसको कवर करता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखिए कि जो बोन मैरो है ये हमारे बॉडी में जितनी भी ये चल रही हैं, लिम्फोसाइट बनने हैं, कोई मैक्रोफेजेस बनने हैं, या और कोई सेल्स बनने हैं, सारे बोन मैरो ही बनाता है। तो अगर बोन मैरो की प्रॉब्लम आ गई आपको, अगर आपको बोन मैरो का डिप्रेशन हो गया, उसको बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। कुछ लोगों में हड्डियों का कैंसर हो जाता है, ठीक है। बोन कैंसर होने से बोन मैरो जो है वो भी डिप्रेस हो जाते हैं। बोन मैरो जो है वो काम नहीं करते। उनके ना काम करने की वजह से जो आपकी बॉडी में जो भी बन रहा है, चाहे वो ब्लड सेल बन रहे हैं या और कोई सेल बन रहे हैं, वो सारा जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, ठीक है। तो जब उसकी वजह से आपको अनीमिया होता है, उस अनीमिया को बोलते हैं हाइपोप्लास्टिक अनीमिया। अगर आपको कल क्वेश्चन आता है कि व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हाइपोप्लास्टिक अनीमिया, इट मींस द अनीमिया, द ब्लड लॉस, जो ब्लड की, जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, ठीक है, वो क्यों हो रही है, क्यों अनीमिया हो रहा है। हाइपोप्लास्टिक का मतलब है कि आपका जो बोन मैरो है वो डिप्रेस हो गया है, वो काम नहीं कर रहा, उसकी वजह से आपको अनीमिया हो गया है, ठीक है। तो हाइपोप्लास्टिक अनीमिया होता है ड्यू टू बोन मैरो डिप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट है एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी। एरिथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, एरिथ्रोपोइटिन, एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? ब्लड सेल को कहते हैं, ठीक है। ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ये उनका सिनोनिम है, ये उनका नया नाम है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अगर कोई आरबीसी कहता है, कोई ब्लड सेल कहता है, कोई एरिथ्रोसाइट्स भी कह देता है, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स ब्लड सेल को ही कहते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है? ये एक हार्मोन है। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है। जब भी आपकी बॉडी में एरिथ्रोसाइट्स की, ब्लड सेल की, मतलब आरबीसी की कमी हो जाएगी, तो ये वाला हार्मोन जो है ये रिलीज होता है। ये ब्रेन को मैसेज देता है कि भाई नए ब्लड सेल बनाए जाएं, ठीक है, नए ब्लड सेल बनाए जाएं। एरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है जो एरिथ्रोसाइट्स को बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ये उस प्रोसेस को कंप्लीट करता है जिससे हमारी बॉडी में एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं। अगर एरिथ्रोपोइटिन की कमी हो गई तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि ब्लड सेल की कमी हो गई है, तो वो नए नहीं बनाएगी, इससे भी आपको अनीमिया हो सकता है, ठीक है। एरिथ्रोपोइटिन इज अ हार्मोन दैट यूजुअली send the message to the brain, to the body, that please produce new blood cells, new erythrocytes, ठीक है। when there is a deficiency occur, erythropoietin hormone release in the body and form a new erythrocytes in your body, ठीक है। तो whenever the deficiency is occur, erythrocyte formation is also decreased and you become anemic, ठीक है। फोर्थ है आयरन डेफिशिएंसी अकर ड्यू टू malnutrition, loss congenital or transferrinemia, inability to release iron from transferrin, ठीक है। सबसे पहला इसका जो देखिए, अगर आपकी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होती है तो ठीक है, एक तो हमने मान लिया कि इसेंशियल फैक्टर से ब्लड नहीं बनता था, उसमें आयरन की कमी हो गई, लेकिन आयरन आयरन तो आप खा ही सकते हैं ना, आयरन तो आपको खाना है, फिर आयरन की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? सबसे पहला पॉइंट है माल न्यूट्रिशन, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि अगर रेड सेल फॉर्मेशन नहीं हो रही तो पहली कमी है आयरन की, फिर है बी विटामिन 12 की, फिर फॉलिक एसिड की। तो आयरन जो है वो आपकी डाइट में होना चाहिए, आप डेली डाइट जो लेते हैं वो आयरन उसमें होना चाहिए। तो आयरन की डेफिशिएंसी भी पाई गई है। इंडिया जो है वो फर्स्ट नंबर पे है जिसमें ज्यादातर लोग जो है आयरन डेफिशिएंसी उसमें है, ठीक है। क्योंकि इंडियन जो पीपल्स हैं ज्यादातर वो गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, माल न्यूट्रिशन रहता है, वो खाना एक टाइम भी नहीं खाते, कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो आयरन डेफिशिएंसी जो है वो होती क्यों है? ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता है अच्छी तरह से न्यूट्रिशन ना लेना, भूखमरी, ठीक है।
भूखमरी का शिकार होते हैं जो लोग खाना नहीं खाते, टाइम से खाना नहीं खा पाते, उनमें न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। दैट्स अनदर नेम इज माल न्यूट्रिशन। ठीक है। नेक्स्ट है लॉस। लॉस होता है कि अगर आपकी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है और वो जो आपकी बॉडी है वो आयरन सारा बाहर निकाल रही है, लॉस ऑफ आयरन होने की वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। आप आयरन खा रहे हैं, डेली डाइट में आप आयरन ले रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो आयरन को अब्सॉर्ब नहीं करती, वो बाहर निकाल देती है। ऐसे केसेस में भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल अट्रांसफेरिनीमिया। कॉन्जेनिटल अट्रांसफेरिनीमिया, ठीक है। इसमें क्या है कि आपकी बॉडी में इनएबिलिटी हो जाती है। बेटे जो हमारी बॉडी में आयरन है, सबसे पहले तो ये पॉइंट जो है इसमें इतना समझ लीजिए कि जो आयरन है उसको हमारी बॉडी में ट्रांसफर कौन करवाता है? ट्रांसफेरिन। आप जब भी आयरन खाते हैं, आपने तो खा लिया एक बार, लेकिन आयरन को कभी लंग्स में लेके जाना है, कभी सेल्स के पास लेके जाना है, कभी लीवर के पास लेके जाना है। तो इस आयरन को ट्रांसफर जो करवाता है एक जगह से दूसरी जगह तक, उनको बोलते हैं ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन एक ऐसी ऐसी वो है, ये आयरन की ही टाइप है। आयरन कन्वर्ट इनटू ट्रांसफेरिन टाइप। फिर क्या होता है कि वो जो आयरन है वो जगह जगह ट्रांसफर होता है बॉडी में, कभी कहीं पे लंग्स में, कभी लीवर में, कभी इंटेस्टाइन में, कभी किसी सेल्स के पास। ठीक है। अगर आपकी बॉडी में ट्रांसफेरिन की कमी हो गई, ट्रांसफेरिन की कमी हो जाती है, तो आपकी बॉडी में आयरन की भी कमी हो जाएगी, आयरन नहीं पहुंचेगा। अगर सेल्स को आयरन की रिक्वायरमेंट है तो वो बॉडी को कहेंगे ट्रांसफेरिन की फॉर्म में आयरन को लेके आओ। ठीक है। ट्रांसफेरिन है नहीं तो आयरन कौन लेके जाएगा? कोई नहीं लेके जाएगा। तो आयरन जो है जहां पड़ा है वहीं पड़ा रहेगा, और ट्रांसफेरिन है नहीं आपके पास, तो जो आयरन है वो भी ट्रांसफर नहीं होएगा, उससे भी आपको आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसको बोलते हैं कंजेनिटल अट्रांसफेरिनीमिया। मतलब जो ट्रांसफेरिन है उसकी वैल्यू वो कम हो गए हैं, तो उसके आगे लगा दिया, अट्रांसफेरिनीमिया। ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अनीमिया। अनीमिया की कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहली है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, सेकंड है मैक्रोसिटिक मिगैलोब्लास्टिक भी कहते हैं इसको, थर्ड है हीमोलिटिक अनीमिया, फोर्थ है परनीशियस अनीमिया। ठीक है। माइक्रोसिटिक हिपोक्रोमिक क्या होती है? मेनली ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी, ब्लड की कमी। अब ब्लड की कमी में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है। अगर आपको आयरन की कमी से ब्लड की कमी होती है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक ये क्या होता है? ये अनीमिया की टाइप है। इसका नाम, ये उस अनीमिया का नाम है जो क्यों होता है? आयरन की डेफिशिएंसी से। पेशेंट के, जो पेशेंट है उसमें ब्लड नहीं है, ब्लड कम है ब्लड, उसमें विटामिन B12 भी ठीक है, उसके पास फॉलिक एसिड भी ठीक है, बट अगर आयरन की कमी है तो उसको बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया है पेशेंट को। ठीक है। मैक्रोसिटिक क्या होता है? मगैलोब्लास्टिक भी बोल देते हैं इसके। जब आयरन तो ठीक हो, आयरन आप ले रहे हैं, आयरन की कमी नहीं है आपकी बॉडी में, बट आपके पास विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की कमी है। जब ये दोनों कम हो जाएंगे तब भी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक है। ऐसे उस एनीमिया को क्या बोलते हैं? मैक्रोसिटिक एनीमिया या फिर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। थर्ड है हेमोलिटिक एनीमिया। हेमोलिटिक क्या होता है? लिटिक क्या होता है? टूट जाना। लाइसिस मतलब टूटना, लिटिक मतलब टूटना, हेमो मतलब हीमोग्लोबिन। जब आपकी बॉडी में आरबीसी जो है, रेड ब्लड सेल जो है, आरबीसी भी कह सकते हो, हीमोग्लोबिन भी कह सकते हो। अगर आपकी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, या एरिथ्रोसाइट्स हैं, या हीमोग्लोबिन है, वो टूटने लग जाए, उनका जो टूटना इतना जल्दी हो जाए, तो आपको अनीमिया हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए इसका नाम है हेमोलिटिक अनीमिया। हेमोलिटिक अनीमिया का मतलब है कि आपको, आपकी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन था वो टूट रहा है, वो इतनी जल्दी जल्दी टूट रहा है कि उतना नया नहीं बन रहा, इसलिए आपको अनीमिया हो गया है। हेमोलिटिक अनीमिया मतलब इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज। ठीक है। फोर्थ है परनीशियस अनीमिया। परनीशियस अनीमिया क्या होता है? जब आपकी बॉडी में अनीमिया किसी इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से हो। इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं कोई जो अंदर के फैक्टर्स हैं, जो जब आपकी बॉडी में आयरन बनता है तब बहुत सारी और भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कॉपर, कॉपर भी इन्वॉल्व होता है। अगर कॉपर की कमी है तो भी ब्लड नहीं बनेगा। ऐसे जो फैक्टर जो अंदर जब रिएक्शन चलती है
उसमें और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं हीमोग्लोबिन बनने में। उनकी कमी होने से, अगर किसी ऐसे फैक्टर की कमी होने से जो अनीमिया होता है उसको परनीशियस एनीमिया बोल देते हैं। ये इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक बता दिया कॉपर, क्योंकि कॉपर भी इन्वॉल्व होता है आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में। जब कॉपर की कमी हो जाएगी तो परनीशियस एनीमिया उस ऐसी टाइप की होती है जब इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो कम पड़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स फ्रॉम अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस, ठीक है। हिमेटोपोइसिस बेटे एक प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स बनते हैं। सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं? आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं इनको, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स या प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सारे जो सेल्स हैं आपकी बॉडी में, ल्यूकोसाइट्स भी ऐसे ब्लड सेल की तरह ही होते हैं। अपने प्लेटलेट्स जो होते हैं, आपने देखा होगा डेंगू जब होता है तो उसमें प्लेटलेट काउंट देखते हैं, तो ये भी सेल्स ही हैं बॉडी के ही, ठीक है। जब भी इन सारे सेल्स की जो फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, ठीक है, वो होती कैसे है? अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स। जो हमारी बॉडी के स्टेम सेल्स हैं जो अनडिफरेंशिएटेड है, मतलब स्टेम सेल्स हैं, न्यू स्टेम सेल जो होते हैं, उनसे जब हमारी बॉडी में ये सारे सेल्स बनते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स, उस प्रोसेस को बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। हिमेटोपोइसिस। जब हमारी बॉडी में हिमेटोपोइसिस प्रोसेस होता है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले आपके पास आयरन होना चाहिए, क्योंकि एरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं। किसने बनाने हैं? स्टेम सेल से बनने हैं। स्टेम सेल जो है उसने एरिथ्रोसाइट्स बनाने हैं, तो उसको बनाने के लिए आयरन चाहिए। आयरन फॉर द हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन को एरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? आयरन चाहिए अगर हीमोग्लोबिन बनाने हैं, विटामिन B12 चाहिए अगर हीमोग्लोबिन बनाना है, फॉलिक एसिड चाहिए अगर हीमोग्लोबिन बनाना है, हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर। हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? जिस फैक्टर के थ्रू हमारी बॉडी में हिमेटोपोइसिस चलता है। हिमेटोपोइसिस तब चलता है जब आपकी बॉडी में हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर जो है ये मैसेज देता है कि भाई हमारी तो इरिथ्रोसाइट्स की कमी होगी है, ल्यूकोसाइट्स की भी कमी होगी है, प्लेटलेट्स भी कम पड़ गए हैं, तो हिमेटोपोइसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए। तो ये प्रोसेस तब स्टार्ट होता है जब हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर जो है ये मैसेज भेजता है। तो अगर इसकी ये हिमेटोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर है, इसकी भी रिक्वायरमेंट है, यही हिमेटोपोइसिस स्टार्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स दैट रेगुलेट द प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी में ये सेल्स बनते हैं, जो पुराने सेल होते हैं वो सारे टूटते हैं और न्यू बनते हैं। जो ओल्ड सेल्स हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट, वो सारे ब्रेक कर जाएंगे। उसमें से जो प्रोटीन्स हैं, जो आयरन है, जो फॉलिक एसिड है, वो बाहर निकल जाएगा और क्या होएगा? उसमें से निकल के वो नए फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में जब ब्लड बनता है, जो पुराने सेल जब वो टूटते हैं उसमें से आयरन एंड प्रोटीन बाहर निकल जाता है, और फिर नए सेल जब बनते हैं वही प्रोटीन एंड आयरन ले लेते हैं और न्यू सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है जो प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ हिमेटोपोइटिक सेल्स। ये हिमेटोपोइटिक सेल्स कौन कौन से हैं? प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। ये क्या है? हिमेटोपोइटिक सेल्स। इन सेल्स की अगर आपने प्रोलिफरेशन कर ऐसा प्रोटीन जो इनकी प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। समझ गए आप? जैसे एक कौन सा प्रोटीन होता है, जब इन सेल्स की डिफरेंशिएशन होती है, ये टूटते हैं, नए बनते हैं, उस ड्यूरिंग ये एक ऐसा प्रोटीन है जो इस प्रोसेस को रेगुलेट करता है कि बस अब नहीं और टूटना, अब इनफ है, या फिर और नहीं बनना, इनफ है। ऐसे प्रोटीन से समझना है आयरन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड यूटिलाइजेशन। अब हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आयरन की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है हमारी बॉडी में। जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक, सेल से टिश्यूज तक, टिश्यूज से कहीं और जो जहां भी उसमें इंटेस्टाइन से हमारे अदर बॉडी ऑर्गन तक, ठीक है। तो स्टोरेज कैसे होती है आयरन की, उसके बाद वो स्टोर हुआ आयरन जो स्टोर हो चुका है हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं हम, ये देखिए, ये जो मैंने 2 सर्कल बनाए हैं,
वन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट Fe3 पॉजिटिव। ये वो वाला आयरन है जिसकी वैलेंसी आयरन की 3 पॉजिटिव है। एक आयरन वो वाला है जिसको मैंने ब्लैंक छोड़ा है सर्कल के फॉर्म में, उसका मतलब है कि वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दैट आयरन इज हैविंग 2 पॉजिटिव वैलेंसी। ठीक है, अगर 2 पॉजिटिव वैलेंसी है तो आयरन जो है वो आपको यहाँ पे जितने डॉट डॉट दिखेंगे इससे आप समझ जाएंगे कि आयरन 2 पॉजिटिव है, ये 3 पॉजिटिव है। ठीक है, बार बार इसके ऊपर लिखना ना पड़े तो मैंने इसको कलर दिया है। ठीक है, ये है आयरन 3 पॉजिटिव, ये है आयरन 2 पॉजिटिव। डेली आयरन की रिक्वायरमेंट क्या होती है? 10 से 15 mg पर डे। आपको डेली आयरन की रिक्वायरमेंट क्या है? डेली अगर आपको कोई कहे कि कितनी आयरन आपको खानी है तो वो है 10 to 15 mg पर डे आपको आयरन लेनी है। ठीक है, एक होती है 3 पॉजिटिव फॉर्म, एक होती है आयरन की 2 पॉजिटिव फॉर्म। 3 पॉजिटिव फॉर्म को नॉन हेम आयरन भी कहते हैं, नॉन हेम आयरन। तो 2 पॉजिटिव फॉर्म को क्या कहते हैं? हेम आयरन। अब नॉन हेम आयरन क्या होता है? नॉन हेम आयरन उसको कहते हैं जिसकी जिसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इजीली नहीं होती। नॉन हेम आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो इजीली नहीं होती। ये हमें मिलता कहाँ से है? ग्रीन वेजिटेबल से, हरी सब्जियां, पालक, स्पिनच, ठीक है, और अदर ग्रीन वेजिटेबल्स जो आयरन, जिसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है, उसमें आयरन जो है वो नॉन हेम आयरन की फॉर्म में होता है, दैट इज आयरन 3 पॉजिटिव फॉर्म। वो हमारी बॉडी में इजिली अब्सॉर्ब नहीं होता। ठीक है, अदर वन इज Fe2 पॉजिटिव फॉर्म, दैट इज हेम आयरन। हेम आयरन क्या होता है? ठीक है, ये वो फॉर्म है आयरन की जो बहुत इजीली, गुड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है इसकी, गुड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है इसकी। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड कर लेना है एक और पार्ट, मैं भूल गई ऐड करना। ये मिलता कहाँ से है हमें? ये हमें मिलता है चिकन से, चिकन, फिश, स्प्लीन। ठीक है, ये जितने भी नॉन वेजिटेबल फूड हैं उनसे हमें मिलता है हेम आयरन। ठीक है, ये बहुत इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसको हेम आयरन क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसमें क्या होता है, जो आयरन का मॉलिक्यूल है ना, वो उसके आसपास क्या, उसके आसपास ना एक लेयर बनी होती है, वो किसकी होती है? मायोग्लोबिन की और हीमोग्लोबिन की, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की। अगर Fe2 पॉजिटिव का मॉलिक्यूल देखोगे तो वो ऐसा होता है, इसके अराउंड ऐसे ऐसे लेयर्स होती हैं, वो लेयर किसकी होती है? हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन की। मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन के अंदर Fe2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल होता है, ये हेम आयरन होता है। ये मिलता है लिवर, फिश, स्प्लीन, नॉन वेजिटेबल फूड आइटम से। ठीक है, तो हम जब लेते हैं, अगर हम वेजिटेबल फूड खा रहे हैं तो हमारे अंदर जा रहा है Fe3 पॉजिटिव, अगर हम खा रहे हैं नॉन वेजिटेबल फूड तो हमारे अंदर जा रहा है Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ से होते हुए स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक में जाने के बाद आयरन आता है ड्योडेनम में। ये आयरन की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्योडेनम में होती है, ये इसका नाम है ड्योडेनम। ड्योडेनम इज अ पार्ट इन बिटवीन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। यहाँ पे नीचे इंटेस्टाइन होती है ना, इंटेस्टाइन के ऊपर वाला पार्ट और स्टमक के नीचे वाला पार्ट, इसको बोलते हैं ड्योडेनम। ठीक है, तो उसकी सारी आयरन की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो ड्योडेनम में होती है। उसके बाद ये मैंने एरो लगा के ड्योडेनम बनाया हुआ है, ड्योडेनम में ये सेल है, उस सेल को मैंने बनाया हुआ भी कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी, ये जो हमारे यहाँ ड्योडेनम में भी इंटेस्टाइनल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल सेल जो है उसको मैंने इस शेप में बनाया है। ठीक है, ये हमारी बॉडी का एंटीरो, इसको एंटीरोसाइट बोलते हैं, एंटीरोसाइट्स। एंटीरोसाइट्स होते हैं अंदर वाले सेल्स। ठीक है, अंदर वाले सेल जो इंटेस्टाइन के अंदर वाले सेल्स हैं उनको एंटीरोसाइट्स बोलते हैं। यहाँ पे इंटेस्टाइन में एंटीरोसाइट्स होते हैं, उस एंटीरोसाइट्स के ऊपर आयरन अब्सॉर्ब होता है। होता कैसे है? देखिए, जो ऊपर वाली जो एंटीरोसाइट की लेयर होती है, ये वाली लेयर है, ये जो कर्व्स हैं जिसमें, इस कर्व्स के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, 2 रिसेप्टर बनाए हैं हमने, एक का नाम है फेरी रिडक्टेज, दूसरे का नाम है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, DMT1, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, इसका नाम है फेरी रिडक्टेज। ठीक है, तो ये है डेली रिक्वायरमेंट्स आयरन की। अगर आप मेल हैं तो आपको 13 माइक्रोग्राम पर केजी चाहिए, अगर अडल्ट फीमेल है 21 माइक्रोग्राम पर केजी चाहिए, इन्फेंट्स को 60 माइक्रोग्राम पर केजी चाहिए, चिल्ड्रंस को चाहिए 25 माइक्रोग्राम पर केजी,
प्रेग्नेंट लेडीज को चाहिए 3 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी, ठीक है, ये डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद है, अब हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। आपने आयरन खा लिया, 2 फॉर्म में खाया आपने, अगर नॉन वेजिटेबल फूड खाया तो आपके अंदर जाएगा Fe2 पॉजिटिव, अगर आपने वेजिटेबल फूड खाया तो आपके अंदर जाएगा 3 पॉजिटिव। यहाँ पे पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखिए, अगर आपने 3 पॉजिटिव फॉर्म में खाया है, अगर आपने 3 पॉजिटिव फॉर्म में खाया है तो ये जरूरी है कि आपको उसके साथ अस्कॉर्बिक एसिड लेना पड़ेगा, या फिर आपकी बॉडी में जो विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, विटामिन सी, जितना भी आपकी बॉडी में विटामिन सी पड़ा है, अस्कॉर्बिक एसिड पड़ा है, वो क्या करेगा, पहले इसको सारे को कन्वर्ट करेगा, 3 पॉजिटिव फॉर्म जो है आपने खाई है उसको कन्वर्ट करेगा 2 पॉजिटिव फॉर्म में। किस में कन्वर्ट करेगा, 2 पॉजिटिव फॉर्म में, ठीक है। तो वो अब्जॉर्व होएगा, ठीक है। उसके बाद उसकी एब्जॉर्प्शन होती है, क्योंकि 2 पॉजिटिव फॉर्म की एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है ना, मैंने यहाँ पे बताया था आपको कि 2 पॉजिटिव फॉर्म गुड एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज है। अगर आप 3 पॉजिटिव की फॉर्म में खा रहे हैं तो ये जरूरी है कि अंदर जाके जो विटामिन सी है उसको 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद वो अब्जॉर्ब होएगा, ठीक है। या फिर क्या होता है, जो ये यहाँ पे फेरी रिडक्टेज जो लगा होता है रिसेप्टर, ये क्या करता है, इसका नाम देखिए, फेरी रिडक्टेज, मतलब कि आयरन को रिड्यूस करना। ये भी क्या करेगा, जो आपने 3 पॉजिटिव खाया है ये उसको रिड्यूस करके 2 पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद ये उसको अंदर ले जाएगा सेल्स के, ठीक है। ये सेल्स बनाए हैं, ठीक है। बाहर आप आयरन खा रहे हैं, यहाँ से होता हुआ आयरन जहां से आ रहा है, यहाँ सेल्स के ऊपर रिसेप्टर लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से होते हुए ये अंदर जाएगा, अंदर कैसे जाएगा, यहाँ पे रिसेप्टर लगे होंगे फेरी रिडक्टेज। फेरी रिडक्टेज क्या करेगा, आयरन 3 पॉजिटिव को रिड्यूस करके 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, उसके बाद जो है आयरन जो है उसका अंदर जाना इजी हो जाएगा, तो वो अंदर जाके यहाँ पे सेल्स के अंदर ये एंट्री कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या था, कभी कभी क्या होता है, 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद अगर तो अब्सॉर्ब हो गया, ठीक है, ठीक है, अगर ना अब्सॉर्ब हुआ तो वो सेल्स के बाहर ही घूमता रहता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा आपने खा लिया आयरन, ठीक है, बहुत ज्यादा 2 पॉजिटिव हो गया है, ये 2 पॉजिटिव फॉर्म्स है आयरन की, ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया है, जितना जितना अब्सॉर्ब होना है वो हो गया, जो बाकी यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है वो क्या करेगा, आपकी बॉडी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना देगा, 3 पॉजिटिव, और साथ में निकल जाएगा OH नेगेटिव, और साथ में निकलेगा OH फ्री रेडिकल। इसको बोलते हैं पेंटन रिएक्शन। पेंटन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ये बहुत ही टॉक्सिक रिएक्शन है आपकी बॉडी में, इसी से ही कैंसर होता है, ठीक है, इसी से ही कैंसर होता है। इसलिए ज्यादा आयरन, बहुत ज्यादा अमाउंट में आपको चिकन खाने से भी आपकी बॉडी में डिफेक्ट आ सकते हैं। ये देखिए 2 पॉजिटिव फॉर्म जो है अब्सॉर्ब हो चुकी है, पर जो बाकी बची पड़ी है बाहर, जो अब्सॉर्ब नहीं हुई, वो क्या करती है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, OH फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, जिस भी सेल के पास जाएंगे उसको डैमेज कर देंगे, ठीक है। फ्री रेडिकल जो होते हैं, दीज कॉज सेलुलर डैमेज, जितने भी यहाँ पे सेल्स पड़े हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फेंटन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये क्या लिखा हुआ है भिन्ने, इसका मतलब है कि जो आप आयरन ले रहे हैं पर इंटेस्टाइन के अंदर कितना जाता है, 1 to 2 mg पर डे, 10 से 15 mg आपने लेना है, उसमें से अब्सॉर्ब कितना होता है, 1 से 2 mg पर डे जो है वो अंदर अब्सॉर्ब होता है, ठीक है। ये आपने जो फिगर्स है वो याद कर लेनी है, कभी कभी क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये है डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। ये क्या है, डाइवेलेंट क्या होता है, दो मेटल ट्रांसपोर्टर। ये क्या करेगा, आयरन 2 पॉजिटिव तो अंदर ले जाएगा, पर उसके साथ एक H पॉजिटिव भी लेके जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही डाइवेलेंट मेटल है। ये अकेले आयरन को अंदर नहीं लेके जाता, साथ में एक और आयन भी लेके जाता है जिसका नाम होता है H पॉजिटिव, ठीक है। तो जब भी ये आयरन को अब्सॉर्ब करता है तो उसके साथ एक और आयन को भी अब्सॉर्ब करता है, तो अंदर क्या चला गया, Fe2 पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव, ठीक है। अब है नेक्स्ट, अब्सॉर्प्शन हो चुकी है, आयरन 2 पॉजिटिव जो है वो एंटीरोसाइट में एंटर कर गया है। ये क्या है, सारा एंटीरोसाइट, ये सेल है इंटेस्टाइन का, ठीक है, उस सेल में एंटर कर गया है। उसमें जाने के बाद क्या होता है, जो आयरन की 2 पॉजिटिव फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है, ये क्या करती है, अंदर हमारे पड़ा होता है एपोफेरिटिन। एपोफेरिटिन नाम का एंजाइम पड़ा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इसके साथ आयरन 2 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाने के बाद यहीं पे स्टोर हो जाता है। तो ये क्या है, ये आयरन की स्टोरेज फॉर्म है। जब भी हमारी बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये अलग हो जाएगा और आयरन निकल के आगे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, जहां भी रिक्वायरमेंट होती है वहां पे चला जाता है। तो स्टोरेज फॉर्म का नाम क्या है आयरन की, एपोफेरिटिन। आयरन 2 पॉजिटिव attach with apophyretin and convert into the storage form. This is the storage form. यहाँ पे आयरन स्टोर हो गया एपोफेरिटिन के साथ। ठीक है, जितना स्टोर होना है स्टोर हो गया। उसके बाद जो रेस्ट है, जो बाकी बचा हुआ आयरन है, वो क्या करता है, ये है ब्लड वेसल। जो ये सेल्स हैं, इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, आगे इसके ब्लड वेसल्स होती हैं, जो हमारी बॉडी में आयरन जो है ब्लड वेसल के थ्रू जाता है। तो सेल जो है आगे अटैच है ब्लड वेसल्स के साथ। ये ब्लड लेके जाने वाली कैपिलरी है, इसमें ब्लड जा रहा है। ठीक है, तो ब्लड जाने वाली जो कैपिलरी है उसके ऊपर लगे होते हैं फेरोप्रोटीन्स। फेरोप्रोटीन्स क्या कहते हैं इसको, फेरोप्रोटीन लगे होते हैं। फेरोप्रोटीन जो है वो ओपन हो जाते हैं और आयरन 2 पॉजिटिव डायरेक्टली उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड वेसल्स में, ब्लड सप्लाई में आ गया है आयरन, Fe2 पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारी ब्लड सप्लाई में आ गया है, तो हमारे जो ब्लड कैपिलरीज हैं उसकी लेयर के ऊपर एक हेपेस्टिन नाम का प्रोटीन होता है। ठीक है, तो आयरन 2 पॉजिटिव जो है इस हेपेस्टिन के पास जाता है और कन्वर्ट हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में। Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है हेपेस्टिन जो है, ये क्या करता है Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या करता है, हमारे ब्लड कैपिलरी में पड़ा होता है एपोट्रांसफेरिन। एपोट्रांसफेरिन जो है ये क्या करता है, ये इस Fe3 पॉजिटिव के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूल है एक, ये 2 Fe3 पॉजिटिव को अपने साथ बाइंड करता है। ये देखिए यहाँ पे 2 Fe3 पॉजिटिव लगे हुए हैं ना, और ये वाला एक है। इसका मतलब है कि ये क्या करता है, ये आयरन की ट्रांसफर, ये बन जाता है Fe ट्रांसफेरिन। एपो ट्रांसफेरिन क्या होता है, Fe3 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाता है। एक बार में ये 2 मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना लेता है और ये बन जाता है आयरन ट्रांसफेरिन। ये आयरन को आगे अलग अलग प्रोसेसेस में ट्रांसफर करता है, अलग अलग रिएक्शन स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे जो आयरन है जहां भी रिक्वायरमेंट होगी इससे निकल निकल के आगे आगे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता रहेगा। तो ये क्या फॉर्म हुई, ये आयरन की ट्रांसफर करने वाली फॉर्म है। अगर इसकी एपोट्रांसफेरिन की कमी हो गई तो ये आयरन जो है ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। अगर इस फॉर्म में ना आया तो हमारी बॉडी में जो प्रोसेस चल रही है ये सारी स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एनीमिक हो जाओगे। ठीक है, that convert into iron transferrin, then iron transferrin जो है that involves in so many processes in the body। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयरन ट्रांसफेरिन जो है, अगर मैं सबसे पहले कहूं ये एरो कहाँ जा रहा है, ये क्या है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स बन रहे हैं, पैरन काइमल आयरन, जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं, 6% जो एंजाइम्स हैं वो आयरन यूज करते हैं। ठीक है, 6% जो आयरन है वो एंजाइम्स बनाने में यूज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है, ये आपने याद कर लेना है कि एंजाइम्स जो है वो, जितना भी हमारी बॉडी में आयरन जो है ट्रांसफर हो रहा है, सबसे पहले क्या बनाएगा, एंजाइम्स। ठीक है, ये 6% आपने फिगर याद कर लेना है। पैरेनकाइमल आयरन, ये आयरन की एक टाइप है जो एंजाइम्स बनाने में हेल्प करती है। एंजाइम्स जो है इसी आयरन से बनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि पैरेनकाइमल आयरन जो है वो एंजाइम्स बनाता है। ठीक है, तो ये आपने ऐसे याद कर लेना है। उसके बाद है हार्ट में, हमारे हार्ट में भी बहुत सारे मसल्स हैं जिसको आयरन की जरूरत होती है। मसल जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट्स होती है उनको, तभी वो मसल ग्रो करते हैं। तो हार्ट के मसल्स बनाने में भी आयरन का जो बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पे भी यूज हो जाता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज जो है इसमें भी आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे चला जाता है। और अगला है स्केलेटल मसल्स मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मसल्स में स्केलेटल जो मसल होते हैं हमारी बॉडी के, उसमें क्या होता है, मायोग्लोबिन होता है। उसमें जो आयरन होता है वो रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, कितनी होती है, 300 mg। 300 mg आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, 300 mg रिक्वायर्ड होता है, तो वहां पे भी यूज हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है, सेकंड जो एरो है वो आता है लीवर। ये है लीवर।
लीवर में क्या होता है, लीवर में ये आयरन जो है Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में ऐसे ही चला जाता है, उसके बाद कन्वर्ट इनटू फेरिटिन, दिस इज द फेरिटिन फॉर्म। फेरिटिन फॉर्म क्या है, स्टोरेज फॉर्म है, ठीक है। Rn3 पॉजिटिव comes into the liver, ठीक है, and then convert into the ferritin form. Ferritin is the storage form of iron, ठीक है। आयरन जो है फेरिटिन की फॉर्म में यहाँ पे लीवर में स्टोर हो जाता है और देन कन्वर्ट इनटू हेमसाइड्रिन, HEMOSIDRIN, हेमसाइड्रिन। कभी कभी हेमसाइड्रिन बन जाएगा, कभी फेरिटिन बन जाएगा, कभी हेमसाइड्रिन बन जाएगा, तो फेरिटिन बन जाएगा। ये फॉर्म जो है दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है। ये दोनों ही स्टोरेज फॉर्म है। तो लीवर का क्या काम है, लीवर क्या करता है, Rn3 पॉजिटिव को अपने अंदर स्टोर कर लेता है, इन दो फॉर्म में स्टोर करता है, वो एक फेरिटिन फॉर्म में, एक हेमसाइड्रिन फॉर्म में, ठीक है। तो आयरन जो है वो 25% आयरन जो है वो लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी यहाँ से निकल के आयरन जो है वो हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बोन मैरो में। बोन मैरो में क्या था, मैंने आपको बताया था ना कि बोन मैरो जो है वो इरिथ्रोसाइट्स बनाता है। अब बोन मैरो को भी आयरन की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ से आयरन यहाँ पे जा रहा है, ये क्या है, Rn3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, एंड नाउ दिस इज प्रोरिथ्रोब्लास्ट। इसका नाम क्या है, प्रोरिथ्रोब्लास्ट। मतलब क्या है, ये बोन मैरो है, ठीक है। बोन मैरो क्या करता है, हमारी बॉडी में इरिथ्रोसाइट्स बनाता है। कैसे बनाता है, ये क्या करता है, आयरन ले लेता है Fe3 पॉजिटिव और उसको किससे अटैच करवा देता है, प्रोरिथ्रोब्लास्ट। प्रोरिथ्रोब्लास्ट होते हैं इसके अंदर, वो क्या करते हैं, Fe3 पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, बाइंड हो जाता है। आफ्टर बाइंडिंग इट कन्वर्ट इनटू द इरिथ्रोसाइट्स, दीज आर ब्लड सेल्स, ब्लड सेल आरबीसीज, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसी इरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। 1800 mg जो है आयरन यहाँ पे यूज हो जाता है, ठीक है। ये ब्लड सेल जो है यहाँ से होते हुए, ठीक है, ब्लड सप्लाई में चले जाते हैं, ठीक है। ये तब होता है बेटे, वैसे तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल बन गए, पर जो ब्लड सेल अच्छे नहीं बने, जहाँ कोई प्रॉब्लम रह गई, या फिर उनकी जो कोई उनमें कोई फॉल्ट आ गया है, वो सारे बैक सप्लाई जाते हैं किसके पास, ब्लड आयरन की जो जो ब्लड लेके जाने वाली कैपिलरी होती है। ये क्या है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रही है ना, ये कैपिलरीज है ब्लड की। जो जो इरिथ्रोसाइट अच्छे नहीं बने होंगे, जिनमें कोई डिफेक्ट होएगा, डिफेक्टेड जो ब्लड आरबीसीज हैं, वो यहाँ पे सप्लाई हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, आगे ब्रेक हो जाते हैं, ब्रेक होने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं हेमोपिक्सिन में, देन हेप्टो में, ठीक है। उसके बाद ये मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, गंदगी खाने वाले मॉलिक्यूल्स, गंदगी जो हमारी बॉडी में कुछ भी टूटा फूटा, कुछ भी रेजिड्यूज जो हैं वो बच जाते हैं, उनको साफ करने के लिए मैक्रोफेज का काम, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो हमारी बॉडी के रेजिड्यूज को साफ करते हैं। अब ये रेजिड्यूज हैं, ये अच्छे नहीं है आरबीसी, ये प्रॉपर नहीं बन पाए, तभी ये बैक यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आके ये ब्रेक करते हैं। ये दो फॉर्म्स में ब्रेक करने के बाद मैक्रोफेज के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे फिर से Rn3 पॉजिटिव जो है दैट कन्वर्ट इनटू फेरिटिन एंड हेमोसाइड्रिन। मैक्रोफेज क्या करता है, इसमें से Rn3 पॉजिटिव निकाल लेता है, निकाल के अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जब भी रिक्वायरमेंट होगी तो ये फिर से ट्रांसफर कर देगा, समझ गए। उसके बाद है आयरन जो ट्रांसफेरिंग है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में जो लॉस हो रहा है ब्लड का, वो क्या है, डेली लॉस जो है तो 1 to 2 mg पर डे होता है। किस किस फॉर्म में लॉस होता है आयरन, ठीक है, ये भी मैंने दिखाया हुआ है साइड पे। जा तो डिस्क्यूमेशन हो जाएगी, जो हमारी बॉडी में आपने सुना होगा कि बहुत सारे सेल्स नए बनते हैं, बहुत सारे सेल्स टूटते हैं, तो डिस्क्यूमेशन टूटने को कहते हैं, ठीक है। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो स्किन के ऊपर वाले सेल्स होते हैं, जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तब भी हमारी बॉडी में आयरन का लॉस होता है। और ये इसको बोलते हैं डिस्क्यूमेशन ऑफ एपिथेलियल सेल। या फिर ड्यूरिंग द पीरियड्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ब्लड लॉस होता है उसमें भी आयरन का लॉस होता है। या फिर स्लग मसल सेल जो है वो टूटते हैं, उनकी स्लगिंग होती है, तब भी आयरन का लॉस होता है, ठीक है। ये आपने याद करना है कि इरिथ्रोपोइसिस, जो बोन मैरो में ब्लड सेल बनने का जो काम है, जो ब्लड सेल फॉर्म हो रहे हैं, इस सारी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। 300 mg आयरन जो है इसमें यूज हो जाता है, ठीक है। इरिथ्रोपोइसिस क्या है, इरिथ्रोपोइसिस जो है ये प्रोसेस है आरबीसी बनाने की, किसमें, बोन मैरो में। कैसे,
प्रोरिथ्रोब्लास्ट जो है दैट अटैच विद आयरन 3 पॉजिटिव एंड कन्वर्ट इनटू द रिथ्रोसाइट्स, ठीक है। this whole process is for iron absorption, transport, storage and utilization. कहाँ यूटिलाइज हो गया आयरन, ये सारी इसकी यूटिलाइजेशन है, हार्ट में, एंजाइम्स में, पेनक्रियाज में, स्केलेटल मसल में, मैक्रोफेजेस में, लिवर में, बोन मैरो में, ठीक है, जहाँ फिर ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है। दिस वन इज, ये क्या है, इसकी स्टोरेज फॉर्म है, ये स्टोरेज फॉर्म हो गई एक, तो एक ये स्टोरेज फॉर्म फेरिटिन, एक हेमसाइड्रिन, ठीक है। ट्रांसफर, जो ट्रांसफर फॉर्म है वो है आयरन ट्रांसफेरिन, एपो ट्रांसफेरिन से मिलके बनता है ये, ठीक है। तो ये जो है पूरा कंप्लीट आपने ऐसे ही बनाना है, ये कंप्लीट जो है डिस्क्रिप्शन अबाउट द आयरन, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन द बॉडी, ये आपने, ये बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आपने याद कर लेना है कि आयरन इज एन एसेंशियल बॉडी कंस्टिट्यूएंट, जो आयरन है वो इसेंशियल बॉडी कंस्टिट्यूएंट्स है। टोटल जो बॉडी का आयरन है अडल्ट में 2.5 2.5 से 5 ग्राम होता है, ठीक है। जो जेंट्स होते हैं, मेन होते हैं, उनमें ये 50 mg पर केजी होता है, पर विमेन्स में ये 38 mg पर केजी होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है डिफरेंट फॉर्म्स में। आयरन जो है हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है उसकी, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक है, या फिर फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या हेमसाइड्रिन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, या फिर मायोग्लोबिन मसल्स में होता है, या फिर पैरेनकाइमल आयरन की फॉर्म में एंजाइम्स में होता है, ठीक है। ये 66% जो है हीमोग्लोबिन बन जाता है, 25% आयरन जो है वो स्टोर हो जाता है, मायोग्लोबिन में कितना होता है 3%, पैरेनकाइमल आयरन जो होता है 6%, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये प्रोटोपोरफायरिन है, ठीक है, ये आप वैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा। जो हीमोग्लोबिन जो क्या होता है, इसको ब्रेक कर लो, ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, हीमो क्या है, आयरन है। आयरन जो है लंबी लंबी प्रोटीन की चेन्स होती हैं, उसके बीच में आयरन फंसा हुआ होता है, इसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, ठीक है। ईच मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का हर मॉलिक्यूल जो होता है उसके पास 4 आयरन होते हैं, ठीक है, कंटेनिंग हेम रेजिड्यूज, ठीक है। 0.33% आयरन होता है, ये कुछ नहीं है, ये सारी वैल्यूज है, अपने आप याद कर लेना। लॉस जो होता है 100 ml ऑफ ब्लड का होता है, अगर उसमें 15 ग्राम HB जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये आप पैराग्राफ छोड़ सकते हो, ये यूज नहीं होगा। नेक्स्ट है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन, ये आपने ऐसे ही फिगर याद कर लेने हैं। अडल्ट मेल में जो है वो 0.5 से 1 mg की रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल में होती है 1 to 2 mg, इन्फेंट्स में 60 माइक्रोग्राम, चिल्ड्रन में 25 माइक्रोग्राम एंड प्रेग्नेंट लेडीज में 3 to 5 माइक्रोग्राम पर केजी, ठीक है। ये डाइटरी सोर्सेज हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन होता है, वो होते हैं लिवर, एग yolk, ऑस्ट्रिच, ड्राई बीन्स, ड्राई फ्रूट्स, व्हीट जर्म एंड यीस्ट। मीडियम जो होते हैं मीट, चिकन, फिश, स्पिनच, बनाना, एप्पल। पुअर जो होते हैं दैट इज मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, रूट, वेजिटेबल्स, ठीक है। ये डाइटरी सोर्सेज हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर फैसिलिटेटिंग आयरन अब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर फैसिलिटेटिंग आयरन अब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर जो है, आप आयरन ले रहे हैं, ठीक है, आप डेली आयरन खा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर फिर भी आपको जो है ब्लड जो है आपका पूरा नहीं हो रहा, आप फिर भी अनीमिक हैं, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप वहां पे कहते हैं कि मैं तो डेली 10 से 15 mg आयरन ले रहा हूँ, फिर मेरे को फिर ब्लड की मेरे में फिर भी अनीमिया क्यों है, फिर भी क्यों नहीं ब्लड बन रहा। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है। बट कभी कभी कुछ लोग आयरन आयरन इतना लेते भी नहीं है, फिर भी वो अनीमिक नहीं होते, फिर भी उनमें जो ब्लड है वो बहुत 12 to 14 होता है हीमोग्लोबिन उनका। तो क्यों होता है, क्योंकि उनमें आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत अच्छी हो रही होती है, जितना वो ले रहे हैं उतना ही एब्जॉर्ब हो जाता है। आपने देखा था ना ऊपर की रिक्वायरमेंट जो है वो 10 से 15 mg ले रहा है बंद, पर अब्जॉर्ब कितना होता है 1 to 2 mg। अगर कोई 3 mg ले रहा है और पूरा का पूरा उसका अब्जॉर्ब हो जाता है तो उसका मतलब वो अनीमिक नहीं है। अगर कोई 20 mg ले रहा है और अब्जॉर्ब यहाँ पे 0 कोई हो ही नहीं रहा तो इसका मतलब है कोई अनीमिक है। तो ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे कि क्यों क्यों अब्जॉर्प्शन जो है आपकी फैक्टर अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, कैसे वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटिंग। फैसिलिटेटिंग होता है
इंक्रीज करना, किसी किसी को किसी भी उसको चैनल को अगर आप कहो कि मैं इसको इंक्रीज करना चाहती हूँ, उसको फैसिलिटेटिंग बोलते हैं, ठीक है। अब ये फैक्टर कौन से हैं? वो वाले फैक्टर हैं जिनसे आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज, बढ़ जाती है, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर है एसिड, ठीक है। अगर आप एसिड खाओगे आपके आयरन के साथ, आप में एसिड जो है वो अच्छा है, तो एसिड जो है उससे क्या होता है, जो आयरन है उसकी रिडक्शन हो जाती है। ये फैक्टर कैसे मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, अगर आप आयरन खा रहे हैं, अगर आप में अस्कॉर्बिक एसिड की कमी होगी, अस्कॉर्बिक एसिड क्या है? ये विटामिन सी है, ये एसिड है, इसकी कमी होगी, ठीक है। ड्यू डेफिशिएंट टू द अस्कॉर्बिक एसिड, देन आयरन 3 पॉजिटिव नॉट कन्वर्ट इनटू द आयरन 2 पॉजिटिव, ठीक है। देन आयरन 2 पॉजिटिव नॉट एब्जॉर्ब थ्रू फेरिडक्टेज एंड डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर, क्योंकि इसमें से सिर्फ Fe2 पॉजिटिव पास होते हैं, 3 पॉजिटिव पास नहीं होते। तो अगर आप में एसिड की कमी है तो आपकी जो है आयरन 3 पॉजिटिव नॉट कन्वर्ट इनटू 2 पॉजिटिव एंड नॉट एब्जॉर्ब इनटू द एंटीरोसाइट्स, ठीक है। देन यू बिकम एनीमिक। सो द फर्स्ट फैक्टर है, अगर आप में एस्कॉर्बिक एसिड अच्छा है, एस्कॉर्बिक एसिड आप में अच्छा है, आपने विटामिन सी ले लिया है, विटामिन सी आप में अच्छा है, तो आप में जो आयरन है उसकी एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी, क्योंकि Fe3 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू 2 पॉजिटिव इजीली कन्वर्ट हो जाएगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, वैसे ही अगर आप ऐसा कोई और कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे जो Fe3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में रिड्यूस कर दे, ठीक है, अगर वो लेते हो आप साथ में, तो भी आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, क्योंकि वो क्या करेंगे, 3 पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और 2 पॉजिटिव जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है मीट। मीट क्या करता है, जब आप मीट खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है उसमें स्टमक में HCl बढ़ जाता है, ठीक है। HCl बढ़ जाता है, HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। इसके बढ़ने से भी आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एसिड बढ़ गया है, एसिड बढ़ने से आयरन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ है प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, को प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब कंप्लीट होता है, उसमें क्या होता है कि आयरन जो लॉस हो जाता है, ठीक है, उसमें आयरन की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो बॉडी है उसको मैसेज आता है कि और आयरन बनाया जाए, और ब्लड बनाया जाए, ठीक है। तो उसकी उस ऐसी कंडीशंस में भी हमारी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है, जितना आप खा रहे हो उतना उतना ही एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि बॉडी को आयरन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इम्पैडिंग आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स जिससे आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फॉस्फेट्स, पाइरेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है अल्कलीज, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, ये वो है। फॉस्फेट्स क्या है? फॉस्फेट जो है वो एग योक में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, क्योंकि ये उसको रिड्यूस नहीं होने देता 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव फॉर्म में, तो क्या होता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। फाइटेट्स क्या है? ये व्हीट एंड मेज में होता है, इसका भी कोई एक्शन होता है, ये आयरन को अब्सॉर्ब नहीं होने देता। अल्कलीज जो है, अल्कलीज देखो, जब मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप में एसिड अच्छा नहीं है, अल्कली इन्वायरमेंट है, तो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होएगी, आयरन जो है वो नॉन अब्जॉर्बेबल कम्प्लेक्स में फॉर्म हो जाएंगे और वो रिड्यूस नहीं होंगे, अपोज रिडक्शन रिडक्शन को अपोज करेंगे, और वो क्या होएगा, अब्जॉर्प्शन जो है वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। टेट्रासाइक्लिन, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन जो होती हैं, दीज आर द एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन क्या करती हैं, आयरन के साथ Fe के साथ बॉन्ड बना लेती हैं, बॉन्ड बनाने के बाद ये इतना बड़ा कम्प्लेक्स बन जाता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े कम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती हैं। ऐसे बड़े बड़े कम्प्लेक्स बनने से क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपके स्टमक में टेट्रासाइक्लिन पड़ी है, आपने ले लिया आयरन, टेट्रासाइक्लिन क्या करती है, आयरन के साथ मिलके इतना बड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है और वो यहीं पे स्टक हो जाता है, ठीक है, आगे पास नहीं होता। अगर पास होता भी है तो ऐसे ही निकल जाता है, अंदर एंटीरोसाइड के एब्जॉर्ब नहीं होता। तो टेट्रासाइक्लिन किया है, एंटीबायोटिक है जो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती, क्योंकि वो उसके साथ बॉन्ड बना के बहुत बड़ा कम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है और जो उसकी एब्जॉर्प्शन है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ आयरन। एलिमिनेशन ऑफ आयरन जो है
No mechanism in present for elimination of iron from body except exfoliation of intestinal cells. Trace amount of iron are lost in feces, urine, bile and sweat. Less than 1 mg per day of iron is lost. कहते हैं कोई मैकेनिज्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है एलिमिनेशन ऑफ आयरन का, पर ये माना जाता है कि जो इंटेस्टाइनल सेल्स है, ये इंटीरोसाइट्स हैं, ये इंटेस्टाइनल सेल्स भी बोल देते हैं इनको, एंटीरोसाइट कहते हैं। ये माना जाता है कि जो इंटीरोसाइट्स हैं जब ये ब्रेक करते हैं, ये नए बनते हैं, तब इसमें पड़ा हुआ आयरन भी अपने आप लॉस हो जाता है। ठीक है, तब तब चाहे आयरन लॉस हो जाए, बट कोई मैकेनिज्म और नहीं है जिससे आयरन का लॉस हो। बस तब होता है आयरन का लॉस जब जो इंटेस्टाइनल सेल जिसमें आयरन स्टोर हुआ है उनकी एक्सफोलिएशन होती है। एक्सफोलिएशन होता है जब वो नए बनते हैं। ठीक है, ठीक है। और ट्रेस अमाउंट ऑफ बहुत कम आयरन जो है वो लॉस्ट होता है फीसिस में, यूरिन में, बाइल्स में एंड स्वेट में। फीसिस होती है पॉटी, यूरिन जो आपको पता ही होगा इनके नाम, स्वेटिंग जो है पसीना। ठीक है, जो डेली बेसिस पे 1 mg पर डे आयरन ही लॉस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है ये आपने पहले पढ़ लिया है, हाइपोक्रोमिक, माइक्रोसिटिक, ये मेगालोब्लास्टिक मैंने आपको सारा बताया था। ठीक है, इसमें होता क्या है, एरिथ्रोसाइट्स मीन सेल वॉल्यूम इज लो। अगर आपको मैं कहूं कि एरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है ब्लड सेल। ठीक है, ये गलत, ये टर्म गलत है। मीन सेल एच की कंसंट्रेशन इज लो, ये टर्म गलत है। इसमें इसमें आना क्या था, इसमें ये होता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपको एनीमिया हो गया है जिसमें आप में आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है, एनीमिया भी बहुत सारे फैक्टर से होता है ना, तो ऐसा एनीमिया जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी जो हुआ आपको, तो उसमें कौन कौन सी टर्म यूज की जाती हैं, वो होती है मीन सेल एचबी कंसेंट्रेशन। जा तो आपकी जो ब्लड सेल है उसमें एचबी की कंसेंट्रेशन लो होएगी, तब आपको पता चलेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। या फिर आप में एरिथ्रोसाइट्स की, जो एरिथ्रोसाइट्स का सेल वॉल्यूम है, जो एरिथ्रोसाइट सेल्स पड़े थे आपकी बॉडी में, उनका वॉल्यूम जो है अगर कम हो जाए तो भी आपको पता लग जाएगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। ठीक है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है इसके दो टर्म्स है समझने के। इसका मतलब ये है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में दो तरह के मार्कर्स होते हैं। ये मार्कर्स हैं उसके कि जा तो आपकी बॉडी में एरिथ्रोसाइट जो सेल है उनका वॉल्यूम कम हो जाए। मान लो कोई पेशेंट है, उसमें आपको पता है कि उसको एनीमिया है। ठीक है, आपको ये नहीं पता कि उसको कौन से वाला एनीमिया है। ठीक है, अगर उसके एरिथ्रोसाइट्स का जो वॉल्यूम है, सेल का वॉल्यूम है, वो कम आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि उसको एनीमिया है आयरन की डेफिशिएंसी का। तो आप उसको कहोगे कि भी आयरन सिरप लेना स्टार्ट करो। या फिर उसमें क्या होएगा, जो एचबी हीमोग्लोबिन है उसकी कंसेंट्रेशन कम होएगी। आप चेक करवाने जाते हैं ना ब्लड, तो हीमोग्लोबिन देखते हैं, वो अगर हीमोग्लोबिन कम आ गया तो भी आयरन की डेफिशिएंसी से ही होता है वो। ठीक है, तो कॉजेज क्या है इसके, पीपल्स विद इंक्रीज आयरन रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ऐसे लोग कौन से हैं जिनको आयरन की हाई रिक्वायरमेंट होती है, बच्चे, क्योंकि बच्चों में डेली बेसिस पे बहुत सारे नए सेल्स बनते हैं, पुराने टूटते हैं, उनको बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, वो एक्टिविटीज भी बहुत करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से उनको आयरन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, चिल्ड्रन जिनकी ग्रोथ हो रही है, ड्यूरिंग ग्रोथ आयरन, बहुत सारे सेल्स जो है हमारी बॉडी में न्यूली फॉर्म होते हैं, तो उनकी ग्रोथ के लिए आयरन की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में, ठीक है, लैक्टेटिंग वीमेन जो अपने बच्चों को लैक्टेशन कर रही है, दूध पिला रही हैं, उनको भी आयरन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बहुत सारा उनकी बॉडी में से न्यूट्रिशन जो है बच्चे को पास हो जाता है। ठीक है, पेशेंट्स ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज, अगर किसी पेशेंट को किडनी डिजीज है, किडनी फेल हो गई है उसकी, तो उसमें क्या है, जब भी वो कोई डाइट लेता है तो वो सारी की सारी ऐसे ही पास हो जाती है, अब्सॉर्ब नहीं होती, क्योंकि किडनी फेल हो चुकी है। किडनी का काम तो था अब्सॉर्ब करवाना। अब ब्लड, किडनी का क्या काम होता है, यूरिन में से सारे कंटेंट जो है अब्सॉर्ब करा लेना और बाकी जो बचे हुए हैं यूरिन में पास कर देना। अब किडनी जो है वो उसको कोई डिजीज हो गई है, क्रॉनिक फेल हो गई है, या फिर कोई कैंसर हो गया है, तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब ही नहीं होंगे। ऐसे केसेस में भी आयरन की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनएडिक्वेट आयरन एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
जो पीछे हमने सारा जो आयरन की एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ये ठीक है, आयरन का एब्जॉर्ब किन किन कैसे पेशेंट्स को आयरन की जरूरत ज्यादा होती है, ठीक है, किन लोगों को आयरन किस अमाउंट में लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, ये सब डिस्कस कर चुके हैं हम। अब हम करेंगे इन एडिकेट आयरन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन एडिकेट होता है कम, ठीक है। आयरन, आप आयरन ले रहे हैं, आपको आयरन की रिक्वायरमेंट है, आप में ब्लड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, आप में एचबी की कमी है, ठीक है, तो आपको आयरन प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आपने डेली इस अमाउंट में आयरन लेना है, और आप डाइट में भी आयरन ले रहे हैं। बट ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आयरन की एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है? इन एडिकेट आयरन एब्जॉर्प्शन, सबसे फर्स्ट पॉइंट है गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है? गैस्ट्रिक पार्ट की सर्जरी। गैस्ट्रेक्टोमी होता है सर्जरी करना गैस्ट्रिक पार्ट, उसमें स्टमक भी आ सकता है, जडनम भी हो सकती है, ठीक है, फूड पाइप भी हो सकती है। ऐसी सर्जरीज में क्या होता है, ये जो गैस्ट्रिक पार्ट है, ये आफ्टर सर्जरीज की रिपेयर स्टार्ट हो जाती है, तो ये आयरन जो हैं ये अब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ऐसी कंडीशंस में आयरन की जो कमी है बॉडी में वो हो जाती है और ब्लड नहीं बन पाता, ठीक है। सेकंड है जनरलाइजेशन माल एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या है? माल एब्जॉर्प्शन क्या होता है? आप में कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी है जिससे आपकी बॉडी में विटामिन मिनरल सप्लीमेंट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, ठीक है। तो जनरलाइजेशन जर्नली जर्नली जो है, क्यों होती है ऐसी कंडीशंस? जा तो आप उस अमाउंट में ले नहीं रहे जितनी रिक्वायरमेंट है, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आपके स्टमक में जैसे वॉर्म्स पड़ जाते हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसी कंडीशंस में भी जो मिनरल सप्लीमेंट विटामिन हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इस ऐसी प्रॉब्लम जो है इससे भी सफर होता है पेशेंट को, आयरन की कमी हो जाती है, इन एडिकेट आयरन एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। थर्ड है फीमेल्स मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड ड्यूरिंग पोस्ट मीनोपॉजल। फीमेल्स जिनको ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड ब्लीडिंग होती है, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी में आयरन जो है वो फॉल कर जाता है। एंड ड्यूरिंग पोस्ट मीनो, जब मीनोपोज हो जाता है, ठीक है, आफ्टर मीनोपोज भी हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो इनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में भी हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। फोर्थ है मेल एंड मोस्ट कॉमन साइट इज जीआईटी। ये कुछ नहीं है, ये पॉइंट गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है एडल्ट्स ड्यू टू ब्लड लॉस, ठीक है। अडल्ट्स में क्या होता है? अडल्ट्स में वैसे ब्लड की कमी नहीं होती, अगर ऐसी इनमें से कोई कंडीशन नहीं है, तो अगर होती है तो फिर मोस्टली इसीलिए होता है कि ड्यू टू एक्सीडेंट या फिर कोई ऐसी सर्जरी हुई है उनकी, उसमें ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाने से अडल्ट में भी इसकी जो एचबी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। अगर आप में आयरन की डेफिशिएंसी है तो आपने उसको कैसे ट्रीट करना है? दो ही थेरेपीज हैं, ओनली देयर इज टू थेरेपी, द वन एंड ओनली वन एंड मेजरली यूज इज ऑरल प्रेपरेशंस, ठीक है। ऑरल प्रेपरेशंस क्या होती है? टेबलेट्स, कैप्सूल्स, सिरप, ठीक है। ये सारा जो है हम अगर हम लोगों में एचबी कम हो जाता है तो मोस्टली आपने देखा होगा हम आयरन के सिरप लेते हैं या फिर आयरन के टेबलेट्स लेते हैं, ठीक है। एस इनको बोलते हैं ओरल प्रेपरेशंस, जो थ्रू द ओरल कैविटी ली जाती हैं, ठीक है। ये ओरल प्रेपरेशंस हैं, ठीक है। ये कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं ओरल प्रेपरेशन में? फेरस ग्लूकोनेज, फेरस सल्फेट एंड फेरस फ्यूमरेट। मोस्टली ये थ्री मेजर सॉल्ट्स हैं जो आयरन प्रेपरेशन में यूज किए जाते हैं। द सेकेंड वन इज पेरेंट्रल थेरेपी, ठीक है। ये बहुत कम यूज होती है, मोस्टली ये उन केसेस में यूज होती है जब कोई क्रोनिक डिजीज होने से आपका एचबी जो है वो बहुत ज्यादा कम हो गया है, उन केसेस में ही पेरेंट्रल दिया जाता है, ठीक है। कौन कौन से है पेरेंट्रल सॉल्ट्स? कौन कौन से हैं? आयरन डेक्स्ट्रॉन एंड सोडियम फेरिक ग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स एंड आयरन सुक्रोज। These three salts are used for parenteral therapy. These are given through IV, ठीक है, इंट्रावीनसली दिए जाते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन प्रेपरेशन। नैतिक, मैं बाद में क्वेरीज लूंगी बेटे अपनी, आप एक बार मुझे सुन लो, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ ओरल आयरन प्रेपरेशन, ठीक है। आप
ओरल जो जितने भी आप ओरल प्रेपरेशन लेते हैं आयरन की, ठीक है, उसमें भी कभी कभी क्या होता है, उसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हैं वो? इंडिविजुअल्स differ in susceptibility like epigastric pain, heartburn, nausea, vomiting, staining of teeth, metallic taste, bloating, colic, and constipation is more common believed is due to a stringent action of iron। ठीक है, देखो आयरन जो है एक मेटल है, Fe2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव, ठीक है। इसकी जब आप इसको टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं, आयरन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को ये प्रॉब्लम रहती है कि जब हम आयरन की टेबलेट्स लेते हैं, जा तो उनके स्टमक में पेन, एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, स्टमक पेन, ठीक है। हार्ट बर्न, हार्ट में बर्न होना, क्योंकि आयरन एक एसिडिक इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब होने वाली ड्रग है, एसिडिक है ये। तो जब हम आयरन लेते हैं तो ये स्टमक का जो एसिडिक कंटेंट है वो इंक्रीज कर देती है। आपको एसिड, जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनके लिए डेंजरस हो जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, पहले ही उनकी एसिडिटी, एसिड कंटेंट ज़्यादा है स्टमक में, वो उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, और आफ्टर आयरन थेरेपी वो क्या हो जाते हैं, उनकी एसिडिटी और बढ़ जाती है। उससे क्या होता है, हार्ट बर्न होने लग जाता है, क्योंकि वो एसिड जो है वो बैक रिफ्लक्स देता है और वो फूड पाइप में रन करने लग जाता है। उससे हार्ट बर्न, नोजिया, वॉमिटिंग, ठीक है, वॉमिट आउट हो जाता है, स्टेनिंग ऑफ टीथ। ज्यादा आयरन लेने से क्या होता है, जो टीथ है उसके इनामल पे ब्राउन कलर की स्पॉटिंग हो जाती है, उसको स्टेनिंग ऑफ टीथ कहते हैं। नेक्स्ट है मेटेलिक टेस्ट, ठीक है। तो जो तो जो आयरन है, अगर आयरन आप ले रहे हैं तो कभी आयरन, मैंने आपको बोला है ना, आयरन जो है एक मेटल है, जब इस आयरन को आप लेते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो मेटालिक टेस्ट जो है, कुछ लोगों को वो टेस्ट से वॉमिट आउट हो जाता है, क्योंकि उनको वो टेस्ट अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग इस टेस्ट के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ब्लॉटिंग हो जाती है, कॉलिक, कॉलिक होता है, कॉलिक जो आपके इंटेस्टाइन है उसमें गैस बन जाना और उसमें पेन होने लग जाना, ठीक है, कॉलन तक जाती है ये पेन, कॉलिक्स कहते हैं उसको। एंड कॉन्स्टिपेशन जो होती है, कब्जी, ये मोस्ट कॉमन है। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा कॉमन है। जिन लोगों को पहली बार फर्स्ट टाइम आयरन प्रेपरेशन दी जाती है उनको ये कहा जाता है कि आपने इसको आफ्टर फूड ले लेना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फूड खा रहे हैं, फूड के साथ ही आप आयरन टेबलेट ले रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप आयरन की जो टेबलेट है वो अलग से ले रहे हैं, आफ्टर फूड के लेने के बाद 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद आप ले रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ड्रग का साइड इफेक्ट आ रहा है, किसी विटामिन का, किसी मिनरल का, तो आप उसको फूड के साथ ही ले लीजिए, क्योंकि जब फूड डाइजेस्ट होगा तो साथ में आयरन जो टेबलेट है वो भी डाइजेस्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आयरन का एस्टिंजेंट एक्शन है। एस्टिंजेंट मैंने आपसे डिस्कस किए थे। स्टिंजेंट्स क्या होते हैं? प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स। कहीं ना कहीं ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, स्टमक की लाइनिंग जो है, ये उसको भी इरिटेट करते हैं। उसकी वजह से ही इनकी अब्जॉर्प्शन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टोटल डोज ऑफ आयरन इन ग्राम्स, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप में आयरन की कमी है, आप में लेस आयरन कंटेंट है, आपकी ब्लड फॉर्मेशन नहीं हो रही है, तो आपने फॉर्मूला क्या है जिससे आपने कैलकुलेट करना है कि आपको किस अमाउंट में आयरन की रिक्वायरमेंट है। द फर्स्ट वन इज डोज ऑफ आयरन इन ग्राम्स। आपने अगर आयरन की ग्राम्स में डोज काउंट करनी है कि कितना आपको आयरन लेना है, तो आपने क्या करना है, 0.25 को मल्टीप्लाई करना है किसमें, आप नॉर्मल एचबी कितना है, नॉर्मल एचबी होता है मेल्स, अगर कोई मेल्स हैं, मेल्स के लिए नॉर्मल एचबी होता है 16, ठीक है, और फीमेल्स के लिए होता है 14 to 15, ठीक है। इवन 12 to 13 भी होता था, पर अब थोड़ी सी चेंजेस करके इन्होंने 14 to 15 किया है। तो नॉर्मल एचबी की वैल्यू भर लीजिए यहाँ पे, उसके बाद आपको माइनस करना है जितना पेशेंट का एचबी है, ठीक है। माइनस करने के बाद आपने 0.25 से मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज द डोज ऑफ आयरन रिक्वायर्ड इन ग्राम्स, ठीक है। सेकेंड इज आयरन रिक्वायरमेंट इन एमजी। अगर आपने एमजी में रिक्वायरमेंट देखनी है तो 4.4 आपने मल्टीप्लाई करना है बॉडी वेट से। बॉडी वेट आपका कितना है वो केजी में डिस्कस करना है। यहाँ पे आपने केजी में अपना बॉडी वेट फिल करना है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है एचबी डेफिसिट। एचबी डेफिसिट का मतलब होता है आप में कितना एचबी कम है। अगर आपका एचबी 10 है, रिक्वायरमेंट है 14 की, तो कितना कम हो गया, 4,
ठीक है। अगर आपका HB 12 है और रिक्वायरमेंट है 13 की, तो आपका HB डेफिसिट कितना हो गया, 1, ठीक है। तो HB का मतलब है हेमोग्लोबिन, जो तो आपको पता ही है, ठीक है। तो 4.4 आपको मल्टीप्लाई करना है बॉडी वेट से, मल्टीप्लाई करना है HB डेफिसिट से, तो इसमें जो फिगर आएगा वो है आयरन रिक्वायरमेंट इन mg, कि mg में आपको कितनी आयरन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपके सिलेबस में 2 सॉल्ट्स आर देयर, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 1 बाय 1, ठीक है। और सबसे पहला जो कंपाउंड है वो है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट जो है आपको याद होगा हमने प्रैक्टिकल में डिस्कस किया था, प्रैक्टिकल में हमने फेरस सल्फेट का सिंथेसिस भी किया था, प्रेपरेशन भी किया था। कैसे किया था हमने, स्टील वूल से। स्टील वूल को हम स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में आप कट डाउन करना है, आपने सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करना है, ठीक है। उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। जब सल्फ्यूरिक एसिड में डिप करते हैं तो ये जो नीचे ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स आते हैं फेरस सल्फेट के, ठीक है, ये आपने देख लेना है। वहीं पे मैंने आपको बताया था इसका नाम ग्रीन वाइट्रियल भी होता है, आयरन वाइट्रियल भी होता है और कॉपरास भी होता है, ठीक है। प्रेपरेशन इसकी आपने प्रैक्टिकल में से करनी है, वो हमने वहां पे बहुत डीपली डिस्कस की हुई है। कल आपको अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पे प्रेपरेशन जैसे मैंने 2-3 लाइंस में फिनिश की हुई है, तो आपने ऐसे नहीं करनी इसको। आपको प्रेपरेशन आती है, बहुत अच्छे से आती है, तो आपको आप इसके डिस्कस कीजिए और अच्छा डिस्कस कीजिए, ठीक है। इसकी डिस्कशन फॉर्म जो है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसलिए लिखा है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। सो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी ऑल यू वेल नोन अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, आपको पता है उसके ग्रीन कलर का क्रिस्टल्स थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कॉपी नहीं करना, ठीक है। ये कोई और बात कर रहे हैं कि किसी आयरन के क्रिस्टल्स व्हाइट भी होंगे, लेकिन आपने जो फेरस सल्फेट बनाया था उसके क्रिस्टल डिस्कस करने, आपने लिखना है ग्रीन कलर के थे, लाइट ग्रीन कलर था उसका, ठीक है, ऐसे थे, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक था उसका, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंजेंट टेस्ट था उसका, ऑर्डरलेस थे, मेटालिक टेस्ट होता है इसका, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी है, on heating iron sulfate first lose its water of crystallization and the original green crystals are converted into brown color। आपने देखा था जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स है वो ग्रीन कलर के थे। अब जो प्रॉपर्टी है इसकी ये है कि अगर if you are going to heat that crystals, the iron sulfate loses its water, ठीक है, loses its water of crystallization, तो उसका ग्रीन कलर जो है वो खत्म हो जाता है, दैट ग्रीन कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में, ठीक है। जब ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स में से वाटर उड़ जाता है तो वो अनहाइड्रस फॉर्म में आ जाते हैं, उसका कलर कौन सा होता है, ब्राउन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन फर्दर हीटेड the anhydrous material release sulfur dioxide and white fumes of sulfur trioxide leaving a reddish brown iron oxide, ठीक है। उसके बाद कहते हैं अगर जो ये ब्राउन कलर का रेजिड्यू आया था, अगर आपने उसको फर्दर हीट कर दिया तो क्या होएगा, फर्दर हीट करने से इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड के फ्यूम्स जो है वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो इनके फ्यूम्स होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट कलर की गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी और एंड पे जो बचेगा वो है फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है FeTO3। और आपने टेम्परेचर किस पे गर्म करना है इसको, 680 डिग्री सेल्सियस, 680 डिग्री सेल्सियस। सिक्स प्रॉपर्टी है इसकी, आयरन सल्फेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। आयरन सल्फेट क्या होता है, मैंने वहां पे भी डिस्कस किया था इसको कि आयरन सल्फेट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है रिड्यूस करने की, वो रिड्यूसिंग एजेंट है, वो किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इट रिड्यूस नाइट्रिक एसिड टू नाइट्रोजन मोनोक्साइड एंड क्लोरीन टू क्लोराइड्स, ठीक है। यहाँ पे है नाइट्रिक एसिड, आपने इसको फेरस सल्फेट लेना है, उसमें आपने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में डालना है नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या है, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड फेरस सल्फेट इज FeSO4। जब आप इसको हीट करोगे तीनों को, देन फेरस सल्फेट जो है उसका FeTSO4 थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में वाटर एंड नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजन मोनोक्साइड। देखिए आप इसकी सारे ऑक्सीजन एंड H उड़ जाते हैं और इट कन्वर्ट इनटू NO, नाइट्रोजन मोनोक्साइड। सो फेरस सल्फेट इज रिड्यूसिंग एजेंट, इसने क्या कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया नाइट्रिक एसिड को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्या करता है, क्लोरीन को क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, इसको भी ये रिड्यूस कर देता है। फेरस सल्फेट को आपने Cl2 क्लोरीन से हीट करना है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है, देन ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सेम कंपाउंड बनता है Fe2SO4 थ्राइस
और साथ में क्या बन जाता है, क्लोराइड्स। कौन से क्लोराइड बनते हैं, फेरिक क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड फेरिक क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाता है। तो क्लोरीन कन्वर्ट इनटू क्लोराइड, सो फेरस सल्फेट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूस नाइट्रिक एसिड एंड क्लोरीन, नाइट्रिक एसिड टू नाइट्रोजन मोनोक्साइड एंड क्लोरीन टू क्लोराइड्स, ठीक है। 7 पॉइंट है, upon exposure to air it oxidizes to form a corrosive brown yellow coating of basic ferrous sulfate, basic ferric sulfate which is an adduct of iron 3 oxide and iron 2 sulfate, ठीक है। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी आयरन कंटेनिंग मेटल को आप एयर में रख देते हैं तो रस्टिंग, उसके ऊपर रस्ट जम जाती है, ब्राउन कलर की लेयर जम जाती है उसके ऊपर, ठीक है, उसको कहते हैं रस्टिंग कोटिंग और येलो कोटिंग, ठीक है। तो फेरस सल्फेट को क्यों होती है वो, क्योंकि एयर में रखने से जो एयर की ऑक्सीजन है दैट रिएक्ट विद फेरस सल्फेट एंड फेरस सल्फेट कन्वर्ट इनटू, ठीक है, बेसिक फेरिक सल्फेट्स प्लस ये क्या बन गया इसका आयरन, ये इसमें जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 है, तभी उन्होंने लिखा है आयरन 3 सल्फेट्स, ठीक है। और एक क्या बनता है आयरन ऑक्साइड, आयरन का जो इसमें वैलेंसी है वो भी 3 है, ठीक है। तो क्या होता है फेरस सल्फेट जब exposed to air it reacts with oxygen in the air and convert into iron 3 sulfate and iron 3 oxide, ठीक है। नेक्स्ट है असे। असे क्या होता है, किसी भी उसकी आपने कोई सैंपल है आपके पास, आपने उसकी क्वालिटी चेक करनी है, आपने देखना है उसके उसमें किस अमाउंट में, बेसिकली क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चेक करनी है आपने, ऐसे करना है उसका, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है आपके पास सैंपल है, आपने इसमें देखना है कि किस अमाउंट में उसमें फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का सैंपल है आपके पास, बट आपने ये देखना है कि वो किस अमाउंट किस हद तक प्योर है, उसमें किस अमाउंट में फेरस सल्फेट है और किस अमाउंट में उसमें इम्प्योरिटीज हैं, दैट इज असे। असे इज बेस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन मेथड्स, ठीक है। तो फेरस सल्फेट रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इस रिड्यूसिंग एजेंट की होने की दिस इज अ मेजर रीजन दैट वी assayed with the oxidation reduction titration method, ठीक है। इसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण इसको असे किया जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन मेथड से, ठीक है। तो करना क्या आपने, वे एक्यूरेट अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट dissolved in mixture of 25 ml of dilute sulfuric acid and 25 ml of freshly boiled and cooled water, then titrate with potassium permanganate। ये तो आपको पता है कि पोटाशियम परमैंगनेट बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत अच्छा। पोटाशियम परमैंगनेट सेल्फ इंडिकेटर भी है, अगर आप पोटाशियम परमैंगनेट के साथ कोई भी टाइट्रेशन करते हैं तो आपको इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पोटाशियम परमैंगनेट का कलर जो है वो पिंक कलर होता है, और जब भी इसकी स्टेट चेंज होती है, एसिड टू बेस जाता है, ऑक्सीडाइज टू रिडक्शन जाता है, तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। सो चेंज ऑफ कलर की वजह से हम इंडिकेटर नहीं डालते, इसी से ही हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। जीपैट में क्वेश्चन भी आता है ये सेल्फ इंडिकेटर जो है उसका नाम बताइए, दैट इज पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। और दिस दिस आल्सो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और आपने करना है 0.5 ग्राम फेरस सल्फेट को वे करना है, उसको आपने 25 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए फेरस सल्फेट जो है वो एसिड में डिसॉल्व होता है, ये तो हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया था कि फेरस सल्फेट एसिडिक इन नेचर होता है, जब इसकी टेबलेट कैप्सूल लेते हैं तो भी एसिडिटी कॉज करता है। सो डिसॉल्व भी डिसॉल्व लाइक, जैसा सॉल्ट है अगर वो एसिडिक है तो एसिड में ही डिसॉल्व होएगा, बेस में नहीं डिसॉल्व होएगा, तो आपको उसे डिसॉल्व करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड डालना ही पड़ेगा। तो आपने क्या कर लिया, 0.5 ग्राम वे करते हैं आप, उसमें 25 ml आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, और साथ में आपने डालना है इसे डाइल्यूट कर देना है बॉइल्ड एंड कोल्ड वाटर डाल के, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पोटाशियम परमैंगनेट लेना है ऊपर ब्यूरेट में, ठीक है, वो किस मोलैरिटी का लेना है आपने 0.02 मोलर, ठीक है। उसके बाद आपने टाइट्रेशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। टाइट्रेशन each 0.02 molar potassium permanganate is equivalent to 27.8 mg of ferrous sulfate, ठीक है। जब आपने टाइट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है तो पोटेशियम परमैंगनेट जितना वॉल्यूम यूज होएगा वो वॉल्यूम यूज करके आपने N1V1 इज इक्वल टू N2V2 में पुट करके आपने उसके बाद वैल्यू निकालनी है कि आपके सैंपल में कितना mg है, ठीक है। अगर जितने भी पोटेशियम परमैंगनेट के ml यूज होंगे उसको आपने यहाँ पे पुट करके देख लेना है
एक अगर 1 ml, अगर 1 ml पोटेशियम परमैंगनेट यूज होता है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 27.8 mg। अगर 2 ml यूज हो रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अगर 10 ml यूज हो रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उतना फेरस सल्फेट आपके सैंपल में है। नेक्स्ट यूजेस, यूजेस हम वही करेंगे जो मेडिकल यूजेस होते हैं, जो मेडिकल टर्म्स, मेडिकल प्रॉपर्टीज हैं ऐसे एजेंट की, वही हम डिस्कस करेंगे। हमारे सिलेबस में नॉन मेडिकल यूजेस नहीं है कंपाउंड्स के, तो इसमें मेडिकल कौन कौन से हैं? फेरस सल्फेट इज ए हेमेटेनिक एजेंट, we know that ferrous sulfate is a hematinic and used in the body to for the formation of blood, so it is used to treat and prevention and prevent iron deficiency anemia। अगर किसी को अनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी है, तो उसकी ट्रीटमेंट में फेरस सल्फेट का यूज होता है। सेकंड है फेरस सल्फेट यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंक, ठीक है। तो ये आपने ऐसे ही पॉइंट आपने याद कर लेने हैं, डिस्कशन जरूरी नहीं है इसकी, ठीक है। ये आपने, आपकी मर्जी है, आप, इट्स योर विश, यू वांट टू राइट इन द एग्जाम और नॉट, ठीक है। इट्स जस्ट स्कोरिंग, ठीक है। आपने, यू वांट टू अचीव दैट स्कोर फॉर द टॉपर्स, ठीक है, देन यू कैन राइट दीज स्टेप्स एंड दीज पॉइंट्स इन योर एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी डिस्कस नहीं करेंगे हम। ओके, ग्रीन वाइट्रोल यूज रीजन, ये भी मेडिकल यूजेस नहीं है इसके, तो मेडिकल यूज इसका एक ही है, फेरस सल्फेट इज हेमेटेनिक एजेंट एंड यूज टू ट्रीट फॉर प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर कोई और आपके पास कोई मेडिकल यूज है तो आप इसमें एड अप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डोज, डोज इज 60 mg टू 600 mg। डोज आपने याद कर लेनी है कि आपने 60 mg तो 600 mg तक आप ले सकते हैं इसको, ठीक है। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज इसकी एम्बर कलर बॉटल में करनी है और लाइट रेजिस्टेंट होनी चाहिए बॉटल, क्योंकि आयरन जो है मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, रिएक्ट कर जाती है, तो इसके लिए इसने आपको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। सेकंड कंपाउंड इज फेरस ग्लूकोनेट, फेरस ग्लूकोनेट, ठीक है। सबसे पहले ये देखिए, दिस इज ग्लूकोज, यू ऑल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है? जिसमें कितने कार्बन होते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन से मिलके बनता है ग्लूकोज, ठीक है। ऊपर उसके कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड, CHO। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड्स, ठीक है। उसके बाद उस सेकंड कार्बन से क्या होता है? एक तरफ OH होता है, एक तरफ H होता है, फिर सेकंड थर्ड कार्बन पे एक तरफ OH होता है, फिर H होता है। फोर्थ कार्बन क्या होता है? होता तो OH H ही है, बट उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे क्या होता है? OH जो है वो ऑपोजिट पोजीशन में होता है, H जो है वो OH के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट कार्बन पे क्या होता है? फिर पोजीशन फिर चेंज हो जाती है, OH जो है इधर आ जाता है और H जो है वो उसके बिसाइड चला जाता है। उसके बाद नीचे होता है CH2OH, दैट इज अल्कोहलिक फॉर्म, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, ठीक है। व्हेन दिस ग्लूकोज, ठीक है, व्हेन दिस ग्लूकोज वी ऐड नाइट्रिक एसिड टू दैट ग्लूकोज, ठीक है। जब हम नाइट्रिक एसिड डालते हैं इस ग्लूकोज में, दैट कन्वर्ट इनटू ग्लूकैनिक एसिड, ठीक है। ये हम प्रेपरेशन में डिस्कस करेंगे। ये मैंने इसलिए बताया है कि अगर यहाँ पे आप याद करने बैठ गए कि C12H22, ये तो आपने ग्लूकोज बना लेना है, ठीक है। वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, और वहां पे एंड पे आपने उसके Fe ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये होता है फेरस ग्लूकोनेट, उसका नाम है फिरोजी ग्लूकानाज, ठीक है। ये भी क्या देते हैं इसको? प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? अ ग्रीनिश येलो टू ग्रे पाउडर और ग्रैन्यूल्स, ग्रीनिश येलो कलर होता है इसका, और ग्रे कलर भी हो सकता है इसका, ग्रैनुलर फॉर्म में होता है ये। स्लाइट कैरामल ऑर्डर, जैसे आप शुगर बर्न करते हैं, कैरामलाइज करते हैं शुगर को, जो स्मेल आती है वैसी ही स्मेल जो है फेरस ग्लूकोनेज में आती है, ठीक है। कैरामल टेस्ट होता है इसका, ऑब्वियसली ये शुगर है, ग्लूकोज क्या आती है? शुगर, तो जो टेस्ट होएगा, जो कलर होएगा, जो ऑर्डर होएगा, वो भी सेम शुगर जैसा ही होएगा। तो कैरामल टेस्ट होता है इसका, ठीक है। फ्रीली बट सॉल्युबल इन वाटर गिविंग अ ग्रीनिश ब्राउन सोल्यूशन, ठीक है। ये सॉल्युबल होती है बट स्लोली सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, जो सोल्यूशन बन जाता है, उसका ग्रीनिश ब्राउन कलर होता है। More readily soluble in hot water, practically insoluble in alcohol, but soluble in glycerin. Same as the glucose. आपने ग्लूकोज भी देखा होगा, फ्रीली सॉल्युबल नहीं होती वाटर में, बट अगर हॉट वाटर हो तो बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाती है। सो फेरस जो फेरस ग्लूकोनेट है वो भी ऐसे ही है, हॉट वाटर में बहुत रेडली सॉल्युबल है,
बट इनसॉल्युबल है अल्कोहल में और ग्लिसरीन में भी बहुत ज्यादा सॉल्युबल है ये। The color of ferrous gluconate solutions depends upon pH. They are light yellow at pH 2, brown at pH 4.5, and green at pH 7. These rapidly oxidize at higher pH. ठीक है, इसका मतलब है कि जो कलर ऑफ फेरस ग्लूकोनेट है, पीएच चेंज होने से इसका कलर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर पीएच 2 है सोल्यूशन की तो उसमें इसका कलर जो होगा येलो होएगा, अगर 4.5 पीएच है तो ब्राउन कलर होता है इसका, 7 पे ग्रीन। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है आयरन रैपिडली ऑक्सीडाइज एट, अगर आप पीएच इंक्रीज कर देते हैं तो ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी प्रेपरेशन। प्रेपरेशन क्या है इसकी? ग्लूकोनिक एसिड इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज बाय डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। आपने क्या करना है, ग्लूकोज लेना है। ठीक है, ग्लूकोज लेने के बाद उसमें आपने ऐड करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये क्या करेगा, अपनी यहां से ऑक्सीजन निकलेगी, इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा ग्लूकोज की, कैसे, इसको ऑक्सीजन देके। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड होएगी तो क्या बन जाएगा इसके ऊपर, पहले क्या था CH डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक O ऐड कर दी तो क्या बन गया C डबल बॉन्ड O, और एक OH, यहाँ पे एक O और ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया ये COOH, CHO कन्वर्ट इनटू COOH। क्यों क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ने एक ऑक्सीजन ऐड कर दी। क्यों ऐड कर दी, बिकॉज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it has a high capacity to oxidize each and every agent, so whenever this react with any of the agent, it if one of the oxygen from this compound add up to the another agent, ठीक है, then CHO convert into COOH. The name of this compound is gluconic acid। ठीक है, ग्लूकोज से क्या बन गया ये, ग्लूकोनिक एसिड। उसके बाद आपने क्या करना है, then you gluconic acid will make to react with barium carbonate। क्योंकि बेरियम कार्बोनेट से क्यों रिएक्ट करवाते हैं हम, क्योंकि बेरियम का साइज बहुत बड़ा होता है और बेरियम कार्बोनेट का साइज जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे होता है, ये बहुत बड़ा साइज और साथ में कार्बोनेट लगा होता है। तो जब आप बेरियम कार्बोनेट को किसी भी एजेंट में डालते हैं, किसी भी एजेंट में डालते हैं, तो हमेशा क्या होता है, बेरियम बहुत जल्दी टूट जाता है और टूट के जो रीजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर जाता है। रिएक्शन बहुत इजीली होता है, इसीलिए हम डालेंगे बेरियम कार्बोनेट। तो क्या बन जाएगा, बेरियम ग्लूकोनेट। बेरियम की वैलेंसी 2 पॉजिटिव होती है, तो इसके साथ दो ग्लूकोनिक एसिड के मॉलिक्यूल जो हैं वो लग जाएंगे। कहाँ लगेंगे, यहाँ से H निकल जाएगा, OH में से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे लग जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव हो जाएगा और साथ में लग जाएगा B, बेरियम। ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के यहाँ पे लगेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के भी यहीं पे लगेगा और क्या बन जाएगा, Ba2 पॉजिटिव, साथ में ग्लूकोनिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या बन गया, बेरियम ग्लूकोनेट। उसके बाद आपका सॉल्ट बन चुका है, बेरियम लग गया है, रिएक्शन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस बेरियम को रिप्लेस कर देंगे फेरस के साथ। ठीक है, फेरस क्या होता है, Fe2 पॉजिटिव, वैलेंसी सेम है ना, तो रिप्लेस करना बहुत इजी है। आपने क्या करना है, इसमें फेरस सल्फेट डालना है। फेरस सल्फेट क्या करेगा, बेरियम को रिप्लेस करके बेरियम सल्फेट बन जाएगा और इसकी जगह पे जो है फेरस आ जाएगा। then it's convert into ferrous gluconate। ठीक है, this one is a preparation for ferrous gluconate। we started from the glucose, then convert into gluconic acid with the reaction of nitric acid, that is the oxidizing agent। after that we will add barium carbonate। barium carbonate is a highly reactive element, ठीक है, because of the size, barium size is very bigger and carbonate size is very less। barium very easily lose the carbonate and react with gluconic acid। ठीक है, it form barium gluconate। after that we will add ferrous sulfate। ठीक है, ferrous replace the barium ion in the reagent and convert into ferrous gluconate। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस क्या है इसके, ferrous gluconate is effectively used in the treatment of hypochromic anemia। ठीक है, ferrous gluconate जो है वो हाइपोक्रोमिक अनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है। ठीक है, हाइपोक्रोमिक अनीमिया क्या था, अब ये हम देखना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोक्रोमिक अनीमिया,
ये रहा। हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी हो, ठीक है। तो हाइपोक्रोमिक एनीमिया में मोस्टली किसका यूज होता है, फेरस ग्लूकोनेट का, ठीक है। फेरस ग्लूकोनेट का यूज होता है इफेक्टिवली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो अब आप याद कर लीजिए हाइपोक्रोमिक एनीमिया क्या होता है, जिसमें आयरन जो है, आयरन की अमाउंट कम होती है बॉडी में, ठीक है। आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है दैट इज हाइपोक्रोमिक एनीमिया। सेकंड है फेरस ग्लूकोनेट इज आल्सो यूज्ड एज फूड एडिटिव व्हेन वी प्रोसेस ब्लैक ऑलिव्स। ब्लैक ऑलिव जो होते हैं, ऑलिव्स आपने देखे होंगे, ऑलिव जो ब्लैक ऑलिव्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के ड्यूरिंग ये फूड एडिटिव है उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। तो डोज क्या है इसकी, डोज फॉर मेन 8 mg पर डे है इसकी, वीमेंस के लिए इसकी डोज है 18 mg पर डे, एंड प्रेग्नेंट वीमेंस के लिए 27 mg पर डे, एंड लैक्टेटिंग वीमेंस के लिए 9 mg पर डे, ठीक है। ये डोजेज है, आपने याद कर लेनी है, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर हेमेटेनिक्स है वो फिनिश हो चुका है।